सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में पहले FIH 5S पुरुष विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो उत्तर होगा नीदरलैंड, और ये इसका पहला संस्करण है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना है। अच्छा, इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था वो वुमेन्स वाला था, ये मेंस वाला है, पुरुषों का है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि दोनों को नीदरलैंड ने ही जीता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपके साथ खेल कर दिया कि वो विजेता ना पूछ करके उप विजेता पूछ ले, रनर अप पूछ ले, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें पुरुषों की हम बात कर रहे हैं, नीदरलैंड तो विजेता रहा, लेकिन किसे हराया, यानी कि उप विजेता कौन रहा? तो मलेशिया रहा। वो जो हमने वुमेन्स वाला देखा था, उसमें बता सकते हो उप विजेता कौन था? नीदरलैंड ने किसको हराया था फाइनल में? तो हमें हराया था, भारत को ही हराया था। ये थोड़ा सा अंतर आपको याद रखना है। और दोनों कहां पे हुए? ओमान की कैपिटल मस्कट में हुए। चलो आ जाओ, हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराता हूं। जो पिछले एक साल में इवेंट हुए थे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये तो हमने पढ़ी लिया अभी वुमेन्स वाला। एक आपको याद होगा भी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था हार्दिक सिंह को, और वहीं बेस्ट गोलकीपर चुना था सविता पूनिया को। ये महिला हॉकी टीम की कप्तान है। अभी जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में, 19वां संस्करण था, उसमें मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। किसे हरा करके? जापान को हरा करके। और वुमेन्स हॉकी टीम ने तो ब्रोंज जीता था। और पिछले साल आपको याद होगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये भारत में हुआ था, उड़ीसा में 15वां संस्करण था। जर्मनी विजेता रहा था, बेल्जियम उप विजेता रहा था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम याद रखना, क्रेग फुल्टन है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। इनका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं। और रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रख दिया गया। अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये उड़ीसा में ही है, जहां पे ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रख दिया गया। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया गया, ये भी याद रखना। अगर हम बात करते हैं हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की, तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खा कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप, और एक सुल्तान जौहर कप होता है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें, स्थापना 1924 में होती है। हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है, और हेड कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। और आपको बता दूं 1928 में भारत ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। तो ध्यान रखना ये सभी पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये किस स्थान पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम के डिब्रूगढ़ में ये पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा, और इसकी आधारशिला भी रख दी गई है, फाउंडेशन स्टोन रख दिया हमारे जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल ने। इसका नाम होगा केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। 15 एकड़ की भूमि पर यह बनेगा, और लागत लगभग 100 करोड़ रुपए रहेगी। तो इस प्राकृतिक चिकित्सालय में प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज किया जाएगा। अच्छा, असम के बारे में तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं। आप लोग देखना इसमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न सुनो, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? और सभी ये प्रश्न में चिकित्सा से ही संबंधित लेकर के आया हूं। देखो क्या खास बात है। और सारे ही क्वेश्चन पहली बार हुए हैं किसी न किसी जगह पे, फर्स्ट टाइम वाले क्वेश्चन है ये। तो बताओ फिर, इसे बोलेंगे वन चिकित्सा केंद्र को फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। ये भारत का पहला कहां पे उद्घाटन हुआ था? उत्तराखंड के रानीखेत में। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक तो ये प्रश्न हो गया, अगर इसी से मिलता जुलता ये प्रश्न बन जाता है कि देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा आपका तेलंगाना। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ये वन चिकित्सा केंद्र है और ये वानिकी विश्वविद्यालय है, मतलब ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर है और ये फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। एक शब्द चेंज हुआ, उत्तर चेंज हो गया। अगला प्रश्न देखो, अभी भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया था, उसका नाम क्या रखा है? आरोग्य मैत्री क्यूब। पोर्टेबल मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हो आप, पढ़ा था हमने इसके बारे में। एक प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहां पर एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया था? तो ये किया था जामनगर गुजरात में, याद होगा आपको। और अगला प्रश्न है, कौन सा एम्स परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बना था? तो एम्स दिल्ली। और एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एक प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो फ्री में IVF सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके। आप बताओ इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। हम अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है। दिवस नहीं पूछ रहा हूं, वो तो आप सबको पता है 2 फरवरी है। थीम पूछ रहे हैं, थीम इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। हिंदी में बोलोगे तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो आपको पता है ईरान में एक रामसर नाम का स्थान है जहां पे 2 फरवरी 1971 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। इसीलिए हम हर साल 2 फरवरी को ये आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। मनाने का उद्देश्य तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल या मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। थीम मैंने आपको बता दी, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण यानी कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब आप जानना चाहोगे ये दिवस तो हम मना रहे हैं लेकिन पहली बार कब मनाया गया था, तो 1997 में। और मैं आपको ये भी कई बार बता चुका हूं कि नमी या दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। और ये भी आप ध्यान रखना कि 1 फरवरी 1982 1982 में हम इसका पार्ट बने थे। मतलब भारत जो है ये रामसर में कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को। मतलब इसने उस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए थे, इसका ये मतलब हो गया। अभी आपने लेटेस्ट एक करंट अफेयर्स पढ़ा होगा कि अब भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं, तो 80 हो चुके हैं। अभी 2024 में 5 नए इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें कर्नाटक से 3 है तो तमिलनाडु से 2 हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, ये प्रश्न आएगा तो तमिलनाडु में है। और कितने हैं, तो 16 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, वहां पे 10 हैं। तो ये डेटा भी याद रखना। और इससे पहले 1 फरवरी को हमने भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया था। तो अभी तक फरवरी के ये 2 दिवस हो गए हमारे पास, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल नाम से एक योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। अच्छा, मान लो एग्जाम में ये प्रश्न आ गया और आप पढ़ के नहीं गए, तो भी आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगा सकते हो। कैसे? आपको ये तो पता है ना कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। लगभग जब भी तमिलनाडु की बात करते हैं हर बार बताता हूं। क्या नाम है? उंगलिल ओरुवन। तो उसी से मिलती जुलती देखो ये योजना दिख रही है आपको, उंगलई थेड़ी उंगलिल ओरुवन। तो उत्तर तक पहुंचा जा सकता था। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आपको याद रखना है तमिलनाडु सरकार ने ये उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद क्या है? पहले तो इस योजना का हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में मतलब समझो, आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। तो इस योजना के जरिए सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। अच्छा, अभी तमिलनाडु के बारे में हमने 2-3 दिन पहले डिटेल में पढ़ा था, तो मैं एक काम करता हूं 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं का आपको रिवीजन करवा देता हूं। जैसे कि आपको याद होगा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसको उड़ीसा ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसको छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। एक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को बिहार ने शुरू किया था। उसके अलावा मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को असम ने शुरू किया था। युवा मितान परिवहन योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। और आपको याद हो तो अनुसूचित जाति यानी कि ST के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। लेक लाड़की योजना, इसका मतलब होता है प्यारी बेटी, इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया था। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। तो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट योजनाओं का मैंने आपको रिवीजन कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। तो झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। और किनका स्थान लिया? श्री चंद्रशेखर का उन्होंने स्थान लिया है। और हाईकोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 214 से लेके 231 तक। वहीं नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो 217 में, आर्टिकल 217। वैसे वर्तमान में टोटल हाईकोर्ट आपको पता है 25 है। सबसे नवीनतम 25वां अमरावती हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश में। बाकी आपके लिए जो ये ऑप्शन में नाम लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने थे, ये सेक्रेटरी जनरल और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंद्र से कुछ और इंद्र याद आ रहा है क्या आपको? एक तो वो इंद्र भगवान है जो वर्षा करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक दूसरे इंद्र भी हैं जो अभी त्रिपुरा के गवर्नर बने थे। चलो ये आपके लिए आज का होमवर्क प्रश्न हो जाता है। फिर त्रिपुरा के गवर्नर कौन बने, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किन किन को याद है, देखें। बाकी अनिल कुमार लाहौटी तो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अध्यक्ष बने। और शशि सिंह ये अखिल भारतीय रबर संघ के अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक ये किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो याद रखना BHU ये उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बना रहा है
तो वहां पे जो जंतु विज्ञान विभाग है, जूलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसमें जो ज्ञानेश्वर लैब है, वहां पे ये ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। ये मशीन पूरी तरह से स्वदेशी है, मतलब पूरी तरह से भारत में बनी है। तो इस मशीन के जरिए आपके ब्लड से, आपके सलाइवा यानी कि लार से, यहाँ तक कि आपके बाल से, मतलब किसी भी जैविक पदार्थ से डीएनए ये निकाल सकती है मशीन। अब आप पूछोगे कि ये जो डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, इसका महत्व क्या है, फायदे क्या है? तो इसके जरिए भविष्य में किसी भी महामारी का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, उसे हम समझ पाएंगे और उससे कैसे निपटा जाए इसके लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति का जो मेडिकल हिस्ट्री क्या रहा है वो आप जान पाओगे कि इसको कौन कौन सी बीमारियां रही है, क्या ट्रीटमेंट चले हैं, क्या गोलियां दवाइयां दी गई है, ये सब। और आपको पता है कि आगे वाली जनरेशन में, पेरेंट्स से आगे वाली जनरेशन में डीएनए ट्रांसफर होता है। डीएनए में आपकी पूरी जानकारी होती है, या फिर हम जो कहते हैं अनुवांशिक रोग, वो भी पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। तो डीएनए से आगे आने वाली जनरेशन में क्या बीमारियां हो सकती है ये आपको पहले से पता चल जाएगा और उन्हें आप रोक सकोगे, यानी कि अनुवांशिक रोगों को कम किया जा सकेगा। ये सब इसके मोटे मोटे फायदे होंगे। अच्छा, इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि हैदराबाद में जो लैकॉन्स प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, वो देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। और अगर पूछे कि उत्तर भारत में वन्य जीवों के लिए पहला डीएनए बैंक ये कहां पे बनाया जा रहा है, तो बरेली में। बरेली में जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वहां पे। अब देखो, यहां से एक स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आंसर होगा बरेली में। तो इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स इस तरह से पढ़ना है कि आपके स्टैटिक पार्ट भी वहीं से कवर हो जाए। और आपके एग्जाम में ज्यादा कोई स्टैटिक, वैसे तो स्टैटिक महासागर है, तो आप क्या क्या पढ़ोगे, इस महासागर में कितना तैर लोगे, तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि वो स्टैटिक आपका संबंधित हो करंट अफेयर्स से। एग्जामिनर भी वहीं पे चुनता है, वो ये भी जान लेता है कि बच्चे ने करंट अफेयर्स तो पढ़ा होगा, तो वहीं से निकाल करके चुन करके आपके स्टैटिक देता है। अगर बच्चे ने ध्यान से और ढंग से करंट पढ़ा है तो स्टैटिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा देखो, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनेगा कि किस राज्य ने अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बना करके इतिहास रचा है। ये तो अभी कुछ समय पहले का एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका उत्तर हो गया हिमाचल प्रदेश। और अगर पूछे कि भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो ये भी याद रखना, नागपुर महाराष्ट्र में। अच्छा, बार बार डीएनए कर रहे हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार पूछ लिया जाता है इसका जो हेलिक्स मॉडल होता है, ये इस तरह से आपने देखा होगा, ये इसे हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। इसकी ये जो संरचना है, इसको किसने दिया था, तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1953 में। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है जिन्हें स्ट्रैंड कहा जाता है। और आरएनए की फुल फॉर्म बोलूं तो चलो ये आप लिखो, बड़ा सिंपल प्रश्न पूछ लिया, आरएनए की फुल फॉर्म बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि आप ये जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इनका आप क्विज लगा करके इनका टेस्ट दे पाएंगे। फ्री में मैं क्विज तैयार कहाँ पे मिलेगी, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। आराम से टेस्ट लगाओ, वीकली टेस्ट लगाओ, मंथली टेस्ट लगाओ, डेली लगाओ, स्टैटिक भी काफी सारी क्विजेस आपको वहां पे मिलेगी। सब कुछ जो भी वहां पे अवेलेबल है वो सारा फ्री में है। वहां मैंने ऐसा नहीं कर रखा है कि आधी चीजें तो फ्री वाली है, आधी कोर्स वाली है, परचेज कर लो, नहीं, जो भी होगा वो फ्री है। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और काफी सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन की दिक्कत आ रही है, जैसे अभी मैंने जनवरी महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो डाला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो या तो आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता कि आपने क्रिक एग्जाम चैनल को या तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा। देखो, पहले सब्सक्राइब कर लिया क्या, उसको दबाने, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, उसको आपको दबाना होगा। और उसको दबाने के बाद भी आजकल 3 ऑप्शन खुलते हैं यूट्यूब में, तो ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं मिलता तो ये यूट्यूब की ही दिक्कत हो जाती है कई बार। तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो क्रेक एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो डालने के बाद मैं वहां पे भी नोटिफाई कर देता हूँ, वहां पे भी वीडियो डाल देता हूं, तो वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम हो गया, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन हो गई, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। बस मैं इतने से मैं खुश हो जाऊंगा। आपके लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं आपका कंटेंट तैयार करता हूँ, पूरा समय देता हूँ। बस आपसे आपका कीमती 1 मिनट मांग रहा हूँ, जिसमें आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज के हमारे वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 6000 लाइक का, तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपका कीमती लाइक मुझे मिल जाए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है, उसे बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है। ध्यान से सुनना, मैं पेटीएम पेमेंट बैंक की बात कर रहा हूं, जहां पे आप
पैसे वगैरह आपने डिपॉजिट करते हो, जो मतलब ये बैंकिंग सुविधाएं दे रहा था ना, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उस पर बैन लगाया गया है। और आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी के बाद से कंपनी बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगी। तो मतलब अगर आप बैंकिंग जो पेमेंट बैंकिंग है पेटीएम की उसको यूज करते हो तो जो भी लेन देन वगैरह करना है आपको कर लो, 29 फरवरी के बाद में नहीं कर पाओगे। और ऐसा क्यों किया आरबीआई ने? तो इन्होंने बैंकिंग नियमों का पालन नहीं किया। अब हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहें कि नियमों का पालन नहीं कर रहे तो उनपे चार्जेस लगा देते। कई बार होते हैं ना, बैंकिंग का पालन न करने पे 4 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, किसी पे 80 लाख की लगा दी, तो ऐसे लगा देते। तो एक्चुअली में कई बार ये पेनल्टी लगा चुके हैं। होता है ना कई बार, जैसे आप स्कूल में गए हो या कोचिंग में गए हो, कई बार स्टूडेंट्स, एक बार टीचर ने बोल दिया कि बेटा चुप हो जाओ, मस्ती मत करो, पढ़ाई कर लो, फिर भी वो नहीं सुन रहा, फिर मस्ती कर रहा है। फिर टीचर कहती है चुप हो जाओ, फिर उसको डंडा मार देते हैं, फिर भी चुप नहीं होता। फिर टीचर कहती है कि चुप हो जाओ, तो मुर्गा बना दूंगी, फिर भी चुप नहीं होता। तो फिर थक हार करके उसको क्लास के बाहर ही निकालना पड़ता है। तो ऐसा इसके साथ हुआ कुछ। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 28 नवंबर 2017 में। और पेटीएम की पेरेंट कंपनी क्या है? 197 कम्युनिकेशन। और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। और अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, या वैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक था। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि वर्ष 2023 में जापान को पछाड़ करके दुनिया की शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बन गया है, तो आंसर होगा चाइना। तो चीन ने वाहनों के निर्यात के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में नंबर 1 वाहन निर्यातक देश बन गया है। और ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में आपको पता है आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो चाइना जो है ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और वहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खूब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए अब ये जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है, वाहनों को निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला। अच्छा, लेकिन प्रश्न अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमेकर कंपनी 2023 में कौन सी रही, यानी कि 2023 में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी कौन सी बनी, तो वो टोयोटा कंपनी है। टोयोटा ये जापान की ही कंपनी है। अच्छा, टोयोटा से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। एक प्रश्न मुझे याद आया, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान से सुनना। इससे मुझे ये भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि मैं आपका जो रिवीजन वाला वीडियो तैयार करता हूं, जिसमें 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करा रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखते हैं, तो उनको पता लगेगा कि रिवीजन नहीं करने का नुकसान क्या होता है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना और आपको पता चलेगा रिवीजन करना कितना जरूरी है। प्रश्न सुनो आप, कि हमारे जो रोड मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली कार को लॉन्च किया था। कह सकते हो भारत की पहली कार थी वो, हाइड्रोजन से चलने वाली। उसका नाम मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस कार का नाम क्या था? हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो टोयोटा की ही कार थी। अब उसका नाम बताओ। बहुत बार मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट अब समझ में आता है उनको कि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है करंट अफेयर्स का, जो मैं आपके लिए 2023 का करवा रहा हूँ। दिसंबर करवा चुका हूँ कंप्लीट, नवंबर कंप्लीट करवा चुका हूँ, अभी अक्टूबर चल रहा है। और दिसंबर नवंबर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही ले रहा हूं मैं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही आपको करवा रहा हूँ, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा, तो आंसर होगा मंगलोर में। तो भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन होगा कर्नाटक के मंगलोर में 16 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक। इसे इमर्ज 2024 भी कहा जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उभरते स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना। और स्टार्टअप से क्या याद आता है? एक तो डे याद आता होगा आपको, स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे हम मनाते हैं 16 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे ना कि अभी पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी या पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बना, तो कृत्रिम बना था। ये भी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट ये कितने प्रतिशत रहा, तो आंसर होगा 5.8%। अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना छठा बजट पेश किया और ये एक अंतरिम बजट है, मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। और याद रखना, ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है, फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। अब आप कहोगे कि इंदिरा गांधी भी तो रह चुकी है, वो भी तो महिला थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था, वो पूर्णकालिक नहीं थी। और भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने के मामले में ये दूसरे स्थान पर हैं निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि इनसे पहले सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई कर चुके हैं, 10 बार। अच्छा, ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट सीधा सा एक लाइन में, बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूं
तो सरकार की जो कुल कमाई होती है और जो कुल खर्च उसने किया है उसके बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो सरकार की कुल कमाई मान लो उसने 100 रुपए की है और खर्च उसने कर दिया 105 रुपए, तो 5 रुपए का जो ये घाटा हुआ है इसी को कहा जाएगा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। अब इन्होंने कहा कि 2023-24 में ये कितना रहा 5.8%, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगले साल का 2024-25 के लिए ये रहेगा या रह सकता है 5.1%, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। तो कम है तो ये अच्छा है, कम होना, इसका कम होना अच्छी बात है। अच्छा, बजट तो आ चुका है। आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि बजट का वीडियो अभी तक आया नहीं है, तो देखो मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं है, इधर उधर घुमा फिरा करके बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा। जो है वही आपको बताता हूँ कि मैं आपका वीडियो बना रहा हूं लेकिन मेरे से बना नहीं है, क्योंकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मेरा पूरा समय, आपका जो रिवीजन वाला वीडियो होता है और आपका ये डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो होता है, ये बनाने में मेरा पूरा समय निकल जाता है। फिर भी मैं अपनी पूरी ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी जितना भी समय निकलता है दूसरी जगहों से टाइम कट करके इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो दूसरे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, काम करने के लिए मैन पावर होती है, तो उनके आधे से ज्यादा काम दूसरे लोग कर देते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे A to Z सारा काम मुझे ही करना होता है, क्योंकि मेरा एक छोटा चैनल है उनके मुकाबले। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं जो कोई भी टॉपिक आता है उसमें वीडियो डालने में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं व्यूज के चक्कर में, और उनको व्यूज मिल भी जाते हैं क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी होती है, लेकिन उसकी बाद की कहानी आप लोग नोटिस नहीं करते। फिर उसी टॉपिक पे वो एक आध वीडियो और डाल देते हैं, ये कहते हुए कि उस वीडियो में हमारी ये चीजें रह गई थी या कुछ और ये बातें सामने आई हैं, बस व्यूज पाने की जल्दबाजी रहती है। यूनी की एक बार पूरी न्यूज आ जाने दें, फिर आप कंटेंट तैयार करें स्टूडेंट्स के लिए, और मुझसे ये चीज होती नहीं है। मैं एक ही वीडियो आपका उसको बना करके दूंगा, लेकिन सारा कंटेंट आपको दे दूंगा, उसके बाद आपको बाहर झांकने की भी जरूरत नहीं है। देखो मेहनत करते हैं तो व्यूज की इच्छा हर किसी को होती है, हर किसी को अपना पेट पालना है, परिवार पालना है। आप मेरे द्वारा जो भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं वो जाकर के देख सकते हो, जो भी नए स्टूडेंट हैं। राम मंदिर पद्मश्री के ऊपर बनाया है, देर से जरूर बनाया, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको वहां पे छूटेगा नहीं, और पूरे यूट्यूब में ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। अभी 2023 का नोबेल पुरस्कार का जो ट्रिकी वीडियो मैंने डाला था वो जाकर के आप चेक कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो 2030 तक रहेंगे ना, जितने भी एग्जाम होंगे पूछे जाएंगे प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, वो वीडियो एक बार जाकर के देख लो। फिर पूरे यूट्यूब में बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, कहीं भी चक्कर मार लो, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। भाई मैंने टाइम लगाया, मेहनत की है, इसीलिए ये शब्द बोल रहा हूँ। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं, बजट वाले पे। तो मेरे से जितना जल्दी होगा मैं कंटेंट अपलोड कर दूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। ऐसा नहीं है कि बोल दूंगा और करूंगा नहीं। हाँ, हो सकता है 2-3 दिन मुझे लग जाए, लेकिन उस वीडियो के बाहर फिर आपका कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये और मैं बोल देता हूँ। थ्योरी भी उसी में पढ़ा दूंगा और MCQ भी करा दूंगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। फिर पूछा एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। और 16वें वित्त आयोग में अभी कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया? 4 को। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ये किस देश के 17वें राजा बने? मलेशिया। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया? 5 को। कश्मीर ट्रेवल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ नाम की बुक को लिखा रोमेश भट्टाचार्य जी ने। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया? DRDO। और इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा इम्प्लांट की गई? तो न्यूरालिंक। और आखिरी प्रश्न पूछा था भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न लिखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आंसर होगा शौकत मिर्जियोयेव को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।